Assalamu alaikum students. Now today, we have a first lecture after midterm. अभी बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स हैं दैट इज डेविसन एंड जर्मर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जो हमने इससे पहले फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा था उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, एक प्रॉब्लम है एग्जांपल दैट इज 3 which is in the book बाइजर की बुक में ही आपके पास ये प्रॉब्लम होगी 3.3 एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें ये है कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 200 pm is equal to 2 multiplied by 10 raised to power minus 12 m. Find its kinetic energy and the phase and group velocities of its de Broglie waves. आपको पता है, एक तो हमने जो इसे लास्ट लेक्चर वीक 8 में जो हमने किया था उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि जो ग्रुप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी एंड जो फेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर वी। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और इलेक्ट्रॉन की, और इसके बाद हमने जो है ना ये फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी है ना ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एंड जो फेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर वी, यानी दोनों केस में हमें वी चाहिए तो वी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज में सिर्फ हमें गिवन क्या है, वेवलेंथ गिवन है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी यानी कि बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है E माइनस ई नॉट, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी जो है वो हमें गिवन है दैट इज द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ई नॉट इज इक्वल टू 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला आपको एक पहले भी आपसे शेयर किया था एक प्रॉब्लम के E इज इक्वल टू क्या होता है, ई स्केयर इज इक्वल टू ई नॉट स्केयर प्लस पी स्केयर सी स्केयर, ई नॉट स्केयर प्लस पी स्केयर सी स्केयर। तो E जो है वो फिर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ई नॉट स्केयर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ से हमें ई नॉट का तो पता है, जो मैंने आपको ऊपर ये लिखा था कि 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज ई नॉट। ठीक है, ई नॉट का तो हमें पता है, लेकिन जो पीसी है वो हमने फाइंड आउट करना है, और पीसी जो है दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। ठीक है, Pc इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। अब H आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इस तरह से लिखते हैं H की वैल्यू, C जो है दैट इज इक्वल टू दिस एंड लेमडा जो है वो हमें गिवन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे, 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 को हम डिवाइड कर देंगे 6.11 इंटू 10 raised to power 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power माइनस 19 से। ठीक है, जो इसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए जो हम डिवाइड कर देंगे उससे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये C की वैल्यू है और ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट PC। ठीक है, अब ये जो है हमने जो हमारे पास ये फॉर्मूला है E जो है दैट इज इक्वल टू दिस, E नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने E नॉट लिख लिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे 5.511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा हमारे पास जो ये वैल्यू आई है दैट इज 620 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 292 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये तो हमने फाइंड आउट कर ली काइनेटिक एनर्जी। अब हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, बिकॉज हमें वेलोसिटी चाहिए।
ग्रुप वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड जो फेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर वी। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एक बात आप लोग याद रखें कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वगैरह मतलब इस तरह से स्मॉल जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी बात होती है, तो हमने हमेशा जो है ये फैक्टर को नीचे डिवाइड करना है, बिकॉज इसमें हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये हमने फैक्टर को लाजमी डिवाइड करना है। तो इसके मतलब यहाँ हमारा जो फॉर्मूला इज इक्वल टू ई नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। फ्रॉम हेयर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे v की, कि इसको इस साइड पे ले जाएं, हमारे पास आ जाएगा ई नॉट ओवर ई। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। फिर हमारे पास आएगा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई नॉट स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को इस साइड पे ले जाएं और ई नॉट स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। और फ्रॉम हेयर v इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस ई नॉट स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, ये आपने ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। जो मैंने ये कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। c इज इक्वल, अब c आपने 1 माइनस क्या करना है, ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और नीचे ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ई स्क्वायर की वैल्यू और ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट, जो आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी फ्रॉम हेयर वैल्यू इज इक्वल टू 0.771 c, ठीक है। तो अब हेंस द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज vp इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर v है, तो c स्क्वायर ओवर पॉइंट c 1c इज इक्वल टू वी है 1.30 c, और vg हमारे पास डायरेक्टली हम सिर्फ वही वैल्यू लिख लेंगे जो हमारे पास v की वैल्यू आई है, दैट इज इक्वल टू vg, ठीक है। तो ये फ्रॉम हेयर, अब इस तरह आपको डिफरेंट वेवलेंथ की वैल्यू इस पे मैं दे सकती हूँ, तो आपको कहा जाएगा कि आप कैलकुलेट करें इसमें काइनेटिक एनर्जी और v की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी आपके साथ डिफरेंट आपको न्यूमेरिकल्स इस तरह के मैं दे सकती हूँ जहाँ पे आपको vg और vp को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो है वो हमने थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर ने बेसिकली क्या कैलकुलेट किया था, उसने देखा था कि पार्टिकल जो है वो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आके किसी भी मेटल से स्ट्राइक करते हैं, तो वो जब डायफ्रैक्ट करेंगे तो वो किस तरह से डायफ्रैक्ट करेंगे, और उसमें और मैक्सिमम डायफ्रैक्शन और जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस वोल्टेज से हम इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तब हमारे डायफ्रैक्शन की वैल्यू किस तरह से आएगी, ये सब हमने उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया था कि किस तरह से हम कहते हैं कि एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली confirms the existence of de Broglie waves, यानी कि इसमें जो है वो बेसिकली डी ब्रॉगले वेव्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया गया। और ये बेसिकली किसने किया कि इन 1927 क्लिंटन, डेविसन एंड लेस्टर जर्मन इन द यूनाइटेड स्टेट्स and G.P. Thomson in England independently confirmed de Broglie hypothesis by demonstrating the electron beams are diffracted when they are scattered by the regular atomic arrays of crystals. अब यहाँ पे क्रिस्टल कौन सा है, क्रिस्टल बेसिकली उन्होंने जो यूज किया दैट इज निकल, ये जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन गन जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं और टुवर्ड्स निकल, और निकल के एटॉमिक एरो क्रिस्टल से और एटॉमिक एरेज ऑफ निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करके स्कैटर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये है इंसिडेंट बीम एंड दैट इज स्कैटर्ड बीम, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. Davisson-Germer was studying the scattering of electrons from a solid using an apparatus like that sketched in figure 3.6.
The energy of electrons in the primary beam, the angle at which they reach the target and the position of the detector could all be varied. इसका क्या मतलब है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्राइमरी बीम, यानी कि इसकी एनर्जी भी चेंज हम कर सकते हैं। कैसे? हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यू नो दैट E इज इक्वल टू EV। EV होता है ना, EV। V क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, हम जैसे जैसे पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्राइमरी बीम, द एंगल एट विच दे रीच द टारगेट। एंगल जो है वो भी टारगेट इसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एंड द पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर, ये जो डिटेक्टर है इसकी भी पोजीशन चेंज की जा सकती है, ये सब चेंज किया जा सकता है। सो यूजिंग अ ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल एज द टारगेट, डेविसन-जर्मर वेरीफाइड दीज प्रिडिक्शंस। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि उनके वर्क के दौरान एक एक्सीडेंट ये हुआ कि कोई मतलब आउटसाइड एयर जो है वो भी एंटर हो गई ऑपरेटस में। यानी कि आउटसाइड एयर का मतलब ये है ऑक्सीजन एंटर हो गई और उसकी वजह से जो मेटल सरफेस है वो ऑक्सीडाइज हो गई। ठीक है, टू रिड्यूस द ऑक्साइड टू प्योर क्रिस्टल, यानी ऑक्साइड्स को खत्म करने के लिए क्या किया गया कि टारगेट वाज बेक्ड इन अ हॉट ओवन। यानी कि अगर कभी ऑपरेटस में ऐसा हो भी जाए कि किसी ऑपरेटस में आउटसाइड एयर एंटर हो जाए तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर जो भी क्रिस्टल है पड़ा हुआ उसको हम बेक कर लेंगे, यानी इसको हीटअप कर लेंगे तो ताकि वो उसमें ऑक्सीडेशन खत्म हो जाए, जो उसके अंदर ऑक्साइड आ गया है ना उस सरफेस में वो खत्म हो जाए। तो after this treatment the target was returned to the apparatus and the measurements resumed। यानी कि बेसिकली एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे apparatus बिल्कुल उसमें कोई भी आउटसाइड एयर ना हो, कोई भी ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो हमें एक्सीडेंट ये हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस एक्सीडेंट को रिमूव करने के लिए उन्होंने उस निकल क्रिस्टल को ही बेक कर दिया ताकि उसमें से ऑक्साइड रिमूव हो जाए। ठीक है, ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर, कोई भी आउटसाइड एयर आ जाती है अंदर। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप कोई काम कर रहे होते हो तो वहां पे मॉइस्चर जब आ जाता है तो हम उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए हम गर्म करते हैं चीज़ को। तो बेसिकली यही फेनोमेना है यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि नो द रिजल्ट्स वर वेरी डिफरेंट इंस्टेड ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी विद एंगल। Distinct maxima and minima are observed whose positions depended upon the electron energy। अब इसमें ये है कि बेसिकली जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उससे क्रिस्टल से स्ट्राइक करते हैं, कोई डिफरेंट क्रिस्टल की क्रिस्टल एरेज हैं, मतलब इसमें से इसके अंदर स्ट्राइक करते हैं और वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोड्यूस होती हैं और इसमें मैक्सिमा और मिनिमा भी होते हैं। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब है कि अगर टू वेव्स हैं तो उसके अगर ट्रफ्स एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगी, और जब एक मैक्सिमम एक ट्रफ होगा एक क्रस्ट होगा तो वहाँ पे हमारे पास डायफ्रैक्शन, वहाँ पे हमारे पास मिनिमम डायफ्रैक्शन होगी। तो इसलिए जो है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन वेव्स वर बीइंग डायफ्रैक्टेड बाय द टारगेट, that electron waves were being diffracted by the target much as X-rays are diffracted by planes of atoms in a crystal। अब इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन वेव्स पर जो हैं वो भी डायफ्रैक्ट होते हैं टारगेट से, जिस तरह हम कहते हैं कि एक्सरेस जो हैं वो डायफ्रैक्ट होती हैं किसी भी एटम्स इन अ क्रिस्टल से। यानी कि वही फेनोमेना ही है कि जिस तरह जैसे हम एक्सरेस की बात करते हैं इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स भी होती हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा भी प्रोड्यूस होते हैं
और डिफरेंट एंगल्स। अब जैसे ये नीचे फिगर में आप देख रहे हो कि रिजल्ट्स ऑफ द डेविसन-जर्मर शोइंग हाउ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेरिड विद द एंगल between the incoming beam and the crystal surface। ठीक है, अब इसमें ये है कि अगर हम डिफरेंट एंगल्स होंगे यानी किसके दरमियान में, इनकमिंग बीम एंड क्रिस्टल सरफेस। अब इसमें ये है कि वेरी क्या हो रहा है, 40 वोल्टेज, 44 वोल्टेज, 48, 54, 60, 64 एंड 68। ठीक है, और इसमें एक तो ये चीज चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रही है, और एंगल भी चेंज हो रहा है किसके दरमियान, इंसिडेंट बीम एंड क्रिस्टल के दरमियान। द ब्रैक प्लेन्स ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल were not parallel to the crystal surface, were not parallel to that, so the angle of incidence and scattering relative to one family of these planes were about 65 degree। अब इसमें ये है कि एक एंगल जो है वो हमारे पास इसमें हर जो मैक्सिमम जहाँ पे पीक आ रही है ना, वो वाला एंगल जो होगा ना इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के दरमियान, वो दैट एंगल इज 65 डिग्री। जो यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे देखें मैक्सिमम पीक आ रही है, ये वाली जो पीक है। ठीक है, यहाँ पे इस पीक पे इस मैक्सिमम जो है यहाँ पे डायफ्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे मैक्सिमम डायफ्रैक्शन है, इस वजह से जो है वो कह रहे हैं, इस वजह से कहते हैं कि the bragg planes of atoms in the crystal were not parallel, so the angles of incidence and scattering related to one family of these planes were both 65 degree। यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम डायफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट बीम एंड स्कैटर्ड बीम, ये देखिए ये जो है ये स्कैटर्ड है, ये स्कैटर्ड की लाइन है, और ये इंसिडेंट है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, आगे भी हम देखते हैं कि किस तरीके से, ये देखें ये यहाँ पे जो है वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके साथ निकल क्रिस्टल को स्ट्राइक कर रहे हैं, और जो फिर इसके बाद ये स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो इसका एक दरमियान में हमने लाइन ड्रॉ की है, वो उसके दरमियान और इंसिडेंट बीम के दरमियान तो 50 डिग्री का एंगल है, लेकिन जो होल जो इसमें स्कैटरिंग हो रही है इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के दरमियान जो एंगल है दैट इज 65 डिग्री। तो डायफ्रैक्शन ऑफ द डी ब्रोगली वेव्स बाय द टारगेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स ऑफ डेविसन-जर्मर। अब इसमें देखें, इसको हम थोड़ा सा और भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि लेट अस सी वेदर वी कैन वेरीफाई दैट डी ब्रोगली वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइंडिंग्स ऑफ डेविसन-जर्मर। बेसिकली डेविसन-जर्मर ने सारा जो एक्सपेरिमेंट किया था ये डी ब्रोगली वेव्स को फाइंड आउट करने के लिए किया था। इन अ पर्टिकुलर केस अ बीम ऑफ 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट electrons was directed perpendicularly at the nickel target। ठीक है, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल क्रिस्टल पे आके स्ट्राइक किए, एंड शार्प मैक्सिमम इन दैट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन occurred at an angle of 50 डिग्री। शार्प मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे हुआ, ये जो शार्प मैक्सिमम है उसके साथ हमने एक लाइन ड्रॉ की है, और उसके दरमियान और इंसिडेंट बीम के दरमियान जो एंगल है दैट इज 50 डिग्री with the original beam। The angles of incidence and scattering relative to the family of Bragg planes shown in figure 3.8। अब ये जो एंगल है Bragg planes, यहाँ पे जो इसके दरमियान और इसके दरमियान जो एंगल है दैट इज 65 डिग्री। The spacing of the planes in this family which can be measured by X-ray diffraction is 0.091 nanometer। ये जो है कैलकुलेशंस जो हैं ये की हुई हैं कि बेसिकली जो स्पेसिंग है यानी जो डी की वैल्यू है दैट इज, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैग प्लेन्स की बात करें, हम बेसिकली ब्रैग लॉ को आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ तो है, लेकिन ये है कि हम इसको डिटेल में आगे चैप्टर्स में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी डायफ्रैक्शन हो रही है उसको हमने क्या है कि दैट इज द ब्रैग डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैग इक्वेशन फॉर मैक्सिमा, अब ब्रैग इक्वेशन जो होती है आपको पता है दैट इज इक्वल टू
lambda n lambda is equal to 2d sin theta, n lambda is equal to 2d sin theta। ये आप लोगों ने वैसे ही अभी आप लोगों ने पढ़ा तो है ये एफएससी वगैरह में, लेकिन ये है कि आप लोग इसको जो है अभी इस तरह से ही कर लें कि फिर हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करूंगी मैं आपको इसकी डेरिवेशन किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी डायफ्रैक्शन हो रही है दैट इज ब्रैग डायफ्रैक्शन। तो जो स्पेसिंग की वैल्यू है, स्पेसिंग ऑफ द प्लेन्स दैट इज इक्वल टू 0.01 नैनोमीटर। अब हमारे पास ये है कि ब्रैग की जो इक्वेशन है दैट इज n lambda is equal to 2d sin theta। अब here d is equal to 0.01 नैनोमीटर, थीटा जो है हमारे पास क्या है 65 डिग्री। For n is equal to 1, the de Broglie wavelength of the diffracted electrons is lambda is equal to 2d sin theta 2 that is equal to 0.65 नैनोमीटर। अब यहाँ से आप देख लें कि ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 0.165 नैनोमीटर। नो वी यूज डी ब्रॉगले फार्मूला। अब हम डी ब्रॉगले फार्मूला से भी ये लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे ये वैल्यूज दोनों सेम आ रही हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा lambda is equal to h over gamma mv to find the expected wavelength of the electrons. The electron kinetic energy of 54 electron volt is small compared with its rest mass energy mc square of 0.51 mega. So we can let gamma is equal to 1 since kinetic energy is equal to 1 over 2 mv square। ठीक है। अब यहाँ से द इलेक्ट्रॉन मोमेंटम एम वी इज इक्वल टू, इस इधर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एम वी स्क्वेयर को हम इज इक्वल टू 2ke कर लें तो एम वी हमारे पास क्या हो जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आप ले लो ना, यहाँ पे भी m को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2mke। ठीक है, तो हम इसको एम वी इज इक्वल टू 2mke लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 km की वैल्यू के इलेक्ट्रॉन के जो मास है दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31। फिर ke आपके पास 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसको जॉल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा mv की वैल्यू। अब यहाँ से mv हमने इसलिए फाइंड आउट किया है कि हमने डी ब्रॉगले, अब हमने क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऊपर जो हमने लैम्डा इस एक्सपेरिमेंट से जो लैम्डा कैलकुलेट किया है वो है 0.165 नैनोमीटर। अब डी ब्रॉगले फार्मूला को यूज करके फिर हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास ये फार्मूला है। अब हमने mv यहाँ पे हमें mv नहीं पता ना, तो हम mv को कैलकुलेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, mv आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये h ओवर mv है आपके पास, h आपको पता है ये होता है, mv ये है, और यहाँ से आप देखें आपके पास वही वैल्यू आ गई है 1.66 into 10⁻⁻10 m और 0.166 नैनोमीटर। यानी कि जो आपने कैलकुलेशन की डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से, वो वहां से जो लैम्डा आपने कैलकुलेट किया वो लैम्डा इक्वल है जो आपने डी ब्रॉगले वेव से जो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। यहाँ से जो 0.165 नैनोमीटर आ रहा है और ये क्या है 0.166 नैनोमीटर, which agrees well with the observed wavelength of 1.165 nanometer. The Davisson-Germer experiment thus directly verifies de Broglie hypothesis of wave nature of moving body. ठीक है, क्लियर है कि हमारे पास क्या है कि हमने इसमें जो है वो यूज जो किया है ब्रैग डायफ्रैक्शन को यूज किया है, उसका फॉर्मूला यूज करके हमने डेविसन एंड जर्मर ने जो कैलकुलेशन की थी कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं निकल क्रिस्टल को, तो हमारे पास जो इंसिडेंट बीम और डायफ्रैक्टेड बीम के दरमियान जो एंगल है दैट इज 65 डिग्री। यही सब कुछ यहाँ पे यूज किया है उसने, डी की वैल्यू उसने यूज की है 0.91 नैनोमीटर। ठीक है, साइन 65, और यहाँ से ये वैल्यू यूज करके जो कैलकुलेशन की है दैट इज इक्वल टू 0.165 नैनोमीटर।
और इसी तरह लेमडा जो है उसको भी उसने इस तरह से कैलकुलेट करके जो कैलकुलेशन करके एंड रिजल्ट निकाला, दैट इज 0.166 नैनोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टिकल इन अ बॉक्स। अब पार्टिकल इन अ बॉक्स है हमारे पास, तो यू नो दैट पार्टिकल जो है अगर हम कोई भी बॉक्स ले लेते हैं और हम कहते हैं कि बॉक्स की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है, जब पार्टिकल जो है वो यहाँ से इस वॉल से इस वॉल पे आएगा और बैक टू दिस वॉल, तब उसकी एक वेवलेंथ कंप्लीट होगी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से बैक पे जब जाएगा तो उसकी वेवलेंथ कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले व्हाई द एनर्जी ऑफ अ ट्रैक्ड पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड। Now, wave nature of a moving particle leads to some remarkable consequences when the particle is restricted to a certain region of space instead of being able to move freely. The simplest case is that of a particle that bounces back and forth between the walls of a box. Back and forth. Okay, we shall assume that the walls of the box are infinitely hard, so the particle does not lose energy each time it strikes a wall, and that its velocity is sufficiently small that we can ignore relativistic considerations. Simple as it is, this model situation requires fairly elaborate mathematics in order to be properly analyzed. From a wave point of view, a particle trapped in a box is like a standing wave in a string stretched between the box walls. अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब हम मैटर वेव्स की बात करते हैं, मैटर में कोई वेव्स की बात करते हैं, तो उसकी जो हम पोजीशन को किससे एक्सप्लेन करते हैं, साइज से। ठीक है, हम उसकी एक्सप्लेनेशन जैसे हमारे पास ये है कि इन बोथ वेव्स द वेव वेरिएबल wave function psi for the moving particle must be zero at the walls since the walls। अच्छा, ये तो सब हो गया। The possible de Broglie wavelength of the particle in the box therefore are determined by the width L of the box। ठीक है, width L। अब इसमें ये है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज स्पेसिफाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2L, क्योंकि मैं आपको ये बताया था कि वेवलेंथ कैसे कंप्लीट होगी कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा और बैक टू दिस पॉइंट, दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, एक पूरी वेवलेंथ जो है उसकी कैसे कंप्लीट होगी, 1L फिर प्लस L। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। ठीक है, द नेक्स्ट बाय लेमडा इज इक्वल टू एल। लेमडा इज इक्वल टू एल क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर जब यहाँ पे दो वेवलेंथ्स हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे कि 2L बाय 2, यानी कि 2L बाय 2 हो जाएगा, और जब थर्ड वेव, तीन वेव्स आ जाएंगी तो हमारे पास 2L बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 2L बाय 2, सेकेंड वेव मतलब दो वेव्स इसमें आ जाएंगी ना, मतलब पहली हमारे पास जो है वो पहला केस जो है वो तो हमारे पास ये होगा, लेमडा 1 का पहला केस ये होगा कि ये एक वेवलेंथ है ना। ठीक है, और जब सेकंड केस होगा तो हमारे पास दो वेव्स आ जाएंगी, थर्ड केस होगा तो 3 वेव्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 2L बाय, पहले 2L होगा, फिर 2L बाय 2, फिर 2L बाय 3, फिर 2L बाय 4, इस तरह से हम करते जाएंगे। तो हमारे पास 2L होगा, द नेक्स्ट बाय लेमडा इज इक्वल टू L हो जाएगा, 2L बाय 2 है तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू L आ जाएगा, एंड देन 2L बाय 3। The general formula for the permitted wavelength, de Broglie wavelength of trapped particle, जो general formula हम use करेंगे that is 2L by n। Lambda n is equal to 2L by n and n is equal to 1, 2 and 3। ठीक है, सो हम यहाँ से जो है वो एक एनर्जी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो है एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आएगा कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले वेव्स, डी ब्रॉगले वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv होता है।
तो हम इसको लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, लिख सकते हैं द रिस्ट्रिक्शंस ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा imposed by the width of the box are equivalent to limits on the momentum of the particle। यानी बेसिकली हमारे पास हमने यहाँ mv क्यों लिखा, क्योंकि हम एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ mv स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। और यहाँ से mv स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, इससे देख लें a स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, a स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर, a स्क्वायर ओवर 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है ये हम फॉर्मूला जो है यानी कि हमारे पास En है a स्क्वायर ओवर 2m। अब ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हमारे पास क्या है 2l ओवर n का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम En भी लिख सकते हैं a स्क्वायर ओवर 2m 2l बाय n स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करूंगी a स्क्वायर ओवर 2m 4l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, क्यों स्क्वायर इस पे अप्लाई कर दिया। अब ये जो n स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएं, वी हैव n स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8ml स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई En इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 2 3। So each permitted energy is called an energy level and the integer n that specifies an energy level En is called its quantum number। ये जो n है वो हमारे पास क्वांटम नंबर होता है और जो En है दैट इज परमिटेड एनर्जी यानी एनर्जी लेवल, E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, E2 सेकंड एनर्जी लेवल, इस तरह से हम देंगे, ठीक है। ये तो आपके पास हो गया En की वैल्यू जो हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और मैं ये अक्सर आपको एग्जाम्स में दूंगी कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ बॉक्स 0.10 nanometer across which is the order of magnitude of atomic dimensions। फाइंड इट्स परमिटेड एनर्जी। आपको क्या गिवन है, आपको जो है वो वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। नैनोमीटर की आपके पास वेवलेंथ गिवन है, सॉरी वेवलेंथ नहीं, इन अ बॉक्स एल गिवन है, एल कैपिटल एल, ठीक है। ये जो इस फॉर्मूले में आपके पास ये है ना, ये कैपिटल एल आपको गिवन है। एन आपको वैसे बताया जाएगा कि आपने कितनी कौन सी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, 1 पे एनर्जी लेवल 1 की फाइंड करनी है, 2 की करनी है या 3 की करनी है। यानी एन जो है वो आपको गिवन होगा और 8m आपको जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैस आपको पता है और एल जो है वो आपको ये गिवन है दैट इज 0.10 नैनोमीटर। अब इसमें m है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l जो है वो दैट इज इक्वल टू दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, सो दैट द परमिटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जीज आर, ये आपके पास फॉर्मूला है En इज इक्वल टू n स्क्वायर 6.63 n स्क्वायर h स्क्वायर है ना, तो 8 9.1 और ये आपके पास वैल्यू आ गई। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू दैट इज 38 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपके पास आपको यहाँ पे गिवन हो कि आपने 1 जब n इज इक्वल टू 1 होगा तब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है या n इज इक्वल टू 2 होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है कि अगर व्हेन n इज इक्वल टू 1 होगा तो 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, व्हेन n इज इक्वल टू 2 होगा तो वो इंक्रीज होके 152 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, E3 342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E4 608 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो आप ही कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, 10 ग्राम मार्बल इज इन अ बॉक्स 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी आपको यहाँ पे एल भी गिवन है और यहाँ पे आपको एम भी गिवन है। तो आपने m जो है वो 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लें, l जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लें,
सिंपल ये वैल्यूज पुट कर लें। आपको अगर ये आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, अगर 1 होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इस तरह से आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये जो मैंने नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं वो इसके लिए नहीं है ना, इसको आप इग्नोर कर देना। ये जो नीचे वैल्यूज लिखी हुई है सारी पेन से मैंने जो लिखी हुई है, यहाँ तक ही आपने करना है। और आपने अगर आपको E1 के लिए कैलकुलेट करना हो तो यही वैल्यू होगी, E2 के लिए करना होगा तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, E3 के लिए करना होगा तो यहाँ पे हम n स्क्वायर है ना, तो 3 3 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसमें चेंजेस आएंगी। ठीक है, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अभी हम यहाँ तक मैं एंड करती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट मैं मीटिंग स्टार्ट करूँगी तो हम ये जो है अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है।